बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 राजस्थान की झांकियाँ। पाठ 3 राजस्थान की झांकियाँ ये हिंदी प्रथम का पाठ है। तेजस पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 राजस्थान की झांकियाँ। इसमें राजस्थान के बारे में बताया गया है, राजस्थान की सुंदरता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर राजस्थान में देखिए किले बहुत मिलते हैं, किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध राजा महाराजा रहते थे और ये एक सुंदर राज्य है, इसलिए इस पाठ को पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखिए, इस पाठ में हमारे देश के प्रसिद्ध राजपूताना राज्य की सुंदरता, लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, भोजन तथा संस्कृति का अनूठा वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है इस पाठ में? जो राजस्थान के लोग हैं उनका पहनावा और उनका व्यवहार, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, इस सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है ऐतिहासिक विरासत का अध्ययन करने की प्रेरणा देना। इस पाठ को पढ़ने से हमारे मन में जो ऐतिहासिक पुरानी इमारतें हैं या पुरानी विरासतें हैं, जो भी कुछ है पुराना, उसके बारे में जानने की हमें प्रेरणा मिलेगी इसको पढ़ने से। राजस्थान वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ की संस्कृति और कला के नमूने यहाँ के नगरों में प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल जाती हैं। कला क्या? जैसे कि कलाएं होती हैं, जैसे कि मूर्ति बनाना, कढ़ाई, है ना, या जैसे कि नाटक खेलना, गीत संगीत, ये सब कलाएं होती हैं। तो यहाँ की संस्कृति और कला के नमूने यहाँ के नगरों में प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ नगर यहाँ की संस्कृति में ऐसे रंगे हुए हैं कि वे राजस्थान की पहचान ही बन गए हैं। इन नगरों को राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति और स्थापत्य कला का दर्पण कहा जा सकता है। अब देखिए, एक शब्द आया यहाँ पर, स्थापत्य कला। देखिए, राजस्थान में बताया था आपको पहले ही, किले बहुत हैं, है ना। तो किले क्या है? एक स्थान होता है, रहने का स्थान होता है। स्थानों से संबंधित जो कला होती है उसे कहते हैं स्थापत्य कला। ऐसे किले बनाना, उनकी सुंदरता बढ़ाना, उसमें मूर्तियाँ बनाना, ठीक है, तो ये होता है स्थापत्य कला। आगे देखते हैं। पारंपरिक पगड़ी बांधे लंबे चौड़े और बलिष्ठ शरीर वाले पुरुषों तथा पारंपरिक घाघरा चोली पहने माथे पर टीका लगाए स्त्रियों की सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। यहाँ के पुरुष क्या, उनका पहनावा क्या है? पारंपरिक, मतलब एक सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधते हैं, उनका शरीर लंबा चौड़ा होता है, बलवान शरीर वाले होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं, है ना। और जो स्त्रियाँ होती हैं घाघरा चोली पहने होती हैं, माथे पर एक बड़ा सा टीका लगा होता है, गहने बहुत ज़्यादा पहनती हैं, बड़े बड़े गहने, बड़े बड़े हार कुंडल पहनती हैं। इससे हर किसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति का ऐसा सुंदर नमूना शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिले। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक सुंदर नगर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर राजस्थान का एक प्राचीन नगर होने के साथ साथ सुव्यवस्थित नगर भी है। सुव्यवस्थित मतलब ठीक प्रकार से बसा हुआ, व्यवस्थित। उसमें जयपुर में क्या है, ऐसा है कि जयपुर में जो पुराने अभी भी घर हैं बने हुए हैं, उनमें अगर आप पहली बार जाओगे तो पहचान नहीं पाओगे। सभी घर एक जैसे लगते हैं देखने में, मतलब बाहर से सब आमने सामने सब एक जैसे, सारे चौराहे एक जैसे लगते हैं। तो एक सुव्यवस्थित नगर है। इसकी संरचना को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली से लगभग पूरी तरह घिरा हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, ठीक है। तो अरावली पर्वत से ये पूरी तरह से घिरा हुआ है, मतलब चारों ओर अरावली पर्वत है, उसके बीच में बसा हुआ है, मतलब चारों ओर पहाड़ हैं और बीच में ये बसा हुआ है। पर्वत श्रृंखला कहते हैं कि छोटे छोटे पर्वत लगातार, जो पर्वतों की एक जैसे कि एक चैन बनना, ठीक है, जैसे जंजीर होती है लोहे की, है ना, एक चैन होती है, इसी तरह से पर्वत लगातार, पर्वत के बाद पर्वत, इस तरह से पर्वतों की चैन, उसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली।
तो अरावली पर्वत से यह पूरी तरह घिरा हुआ है। यह पर्वत इसके सौंदर्य में चार चांद लगाता है। यदि इस नगर को किसी भी चौराहे पर खड़े होकर देखा जाए तो वहाँ पर दो विशेष बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तो यह कि यहाँ से चारों दिशाएं स्पष्ट दिखेंगी। दूसरे यह है कि यहाँ का हर चौराहा कलात्मक सजावट से युक्त होगा। मतलब हर चौराहा बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ मिलेगा। जयपुर में एक संग्रहालय भी है। संग्रहालय कहते हैं कि जहाँ पर कुछ एकत्रित करके रखा जाता है ना, इकट्ठा करके बहुत मतलब जो यादगार रह सके ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, या जो सुलभता से किसी भी व्यक्ति को देखने में आसानी हो। जैसे जयपुर में एक संग्रहालय है, इसमें मध्य युग के अस्त्र शस्त्रों का संग्रह किया गया है। ठीक है, लगभग 1000 ईस्वी के बाद से लगभग 1500-1600 ईस्वी तक के जो अस्त्र शस्त्र थे, औजार थे, उनको इकट्ठा करके रखा गया है। इस संग्रहालय में प्राचीन पोशाकें तथा पुरानी पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतिलिपियां संरक्षित हैं। यहाँ पर देखिए जो पुराने पहनावा था, पहले जो कपड़े होते थे उनको रखा गया है। जो पुरानी किताबें थीं उनकी हाथ से लिखी हुई कॉपियाँ, उनकी प्रतिलिपियाँ रखी हुई हैं। जयपुर शानदार इमारतों का नगर है। यहाँ का हवा महल, जंतर मंतर, गणेश मंदिर, गोविंद जी का मंदिर, जैन मंदिर, सचिवालय आदि कितने ही देखने योग्य भवन हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं जयपुर को? गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब तो जो है पहले की बात करें तो पहले हर घर गुलाबी रंग का था, लेकिन अब कुछ जो नए बन गए हैं घर, कुछ कलर चेंज भी है, लेकिन इसलिए अधिकांश जो घर हैं गुलाबी ही हैं, इसलिए इसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्योंकि इस पुराने शहर की लगभग सभी इमारतें गुलाबी रंग में रंगी हैं। ठीक है, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये है संग्रहालय। आगे देखिए इसके बारे में, इसके आगे बात करते हैं अजमेर नगर। अजमेर ये भी राजस्थान में ही है। भारत की सांप्रदायिक एकता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिस पर चादर चढ़ाने के लिए अपने ही देश से नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। इसी नगर में पुष्कर का पवित्र सरोवर है। अब देखिए यहाँ पर ही, कहाँ पर? अजमेर में ही। अजमेर में क्या है? मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और इसी नगर में एक इस जगह है पुष्कर, जहाँ पर एक सरोवर है, तालाब है, जिसके निकट ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। और उस सरोवर के पास में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे विश्व में केवल एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो है पुष्कर में, राजस्थान के अजमेर में। ठीक। जोधपुर नगर अपनी आकर्षक कलात्मक छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर, अब बात आती है जोधपुर की, जो राजस्थान में ही है। जोधपुर नगर अपनी आकर्षक कलात्मक छतरियों, कलात्मक मतलब सुंदर छतरियों, सुंदर छतरियाँ हैं। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, आकर्षक मतलब सुंदर, आकर्षित करें जो है किसी को, ऐसी छतरियाँ हैं। छतरियाँ आपको मैं इसकी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ छतरियों का। क्या ये देखिए, ये हैं जोधपुर की छतरियाँ। ठीक, इस तरह की छतरियाँ बनी हुई हैं, मतलब चारों ओर से जो खंभे हैं उन पर, और बीच में गुंबदनुमा, इस तरह की छतरियाँ बनी हुई हैं सुंदर। इन्हें देखने में बहुत अच्छा लगता है, मन आकर्षित हो जाता है। तो जोधपुर किस लिए प्रसिद्ध है? छतरियों के लिए। ठीक, तेरे की सॉरी, मैं अभी जो है वीडियो ऑन करना भूल गया था, दोबारा से बनानी पड़ रही है। देख लेते हैं कहाँ थे। देखिए शायद यहाँ तक हो गई थी। पहाड़ी पर बना जोधपुर का किला यहाँ की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ की मीडोर की छतरियों की नक्काशी और पच्चीकारी बड़ी बेमिसाल है।
उदयपुर यहाँ का दूसरा सुंदर नगर है। अब बात आती है उदयपुर की। उदयपुर सुंदर नगर है। पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर उदयपुर। यह नगर अपनी झीलों के लिए मशहूर है। यहाँ पर झीलें ही झीलें हैं, एक के बाद एक झीलों की एक चैन बनी हुई है, श्रृंखला सी बनी हुई है। यहाँ पर झीलें ही झीलें मिलेंगी चारों ओर देखने के लिए। झील कहते हैं कि मतलब ऐसा स्थान जहाँ पानी ही पानी हो और उसके चारों ओर भूमि हो। चारों ओर वो स्थल से भूमि, मिट्टी से, भूमि से घिरा हो, है ना, ऊंची स्थान, और बीच में पानी हो, ठीक है, खूब, तो उसको कहते हैं झील। इसलिए इसे झीलों का नगर कहा जाता है। झीलों का नगर उदयपुर। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जयपुर। और क्या कहते हैं, जोधपुर किस लिए प्रसिद्ध है? छतरियों के लिए। यहाँ यदि किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखा जाए तो चारों ओर झीलों का मनमोहक नज़ारा देखने में आता है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, एक के बाद एक झीलों की सुंदर श्रृंखला दिखाई देती है। इन झीलों का नज़ारा ऐसा है कि बस देखते ही बनता है। जयसमंद, देखिए एक झील का नाम आया है जयसमंद, ठीक है। जयसमंद यहाँ की एक प्रसिद्ध झील है। 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह झील राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में समुद्र के जैसा दृश्य उपस्थित करती है। अब देखिए यहाँ की उदयपुर की एक झील है जयसमंद, जो लगभग 50 किलोमीटर में फैली हुई है और ऐसा लगता है कि कोई समुद्र ही हो। राजस्थान जो है एक सूखा प्रदेश है, लेकिन ये झील को देख करके ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान सूखा प्रदेश होगा, क्योंकि यह एक समुद्र की भांति काफ़ी दूर तक फैली हुई है और उदयपुर की एक प्रसिद्ध झील है। आगे देखते हैं। चित्तौड़ का विजय स्तंभ। चित्तौड़ का विजय स्तंभ भी यहाँ की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अब बात आती है चित्तौड़ की। यहाँ क्या है देखने के लिए? विजय स्तंभ है, जो महाराणा प्रताप ने अपनी विजय के बाद बनवाया था। यह महाराणा प्रताप जैसे वीरों की गौरव गाथा को आज भी लोगों को सुनाता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यह आज भी महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में बता रहा हो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के नगर मध्यकाल के इतिहास, वास्तुकला तथा ललित कलाओं की विरासत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जो राजस्थान के नगर हैं वह मध्यकाल मतलब बीच के समय के मतलब क्या, ज़्यादा पुराना भी नहीं, ज़्यादा नया भी नहीं, जो बीच का टाइम है, उस टाइम के इतिहास को और वास्तुकला तथा ललित कलाओं की विरासत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ललित कलाओं मतलब क्या? उस टाइम के जो गीत, संगीत, नाटक, जो मनोरंजन के साधन होते थे, उनको ललित कला कहते हैं, ठीक है। इस पार्ट को आप और सही से पढ़ लेना। चलिए आगे देखते हैं। आपको इसके ये वर्ड मीनिंग कॉपी पर करने हैं। आगे मौखिक प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। पहला है राजस्थान की राजधानी क्या है? आप सभी को पता चल गया होगा, जयपुर, ठीक है। दूसरा है शानदार इमारतों का नगर कौन सा है? इसका उत्तर भी जयपुर ही है। तीसरा प्रश्न है झीलों का नगर किसे कहा जाता है? अभी अभी बताया, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध झील कौन सी है? जयसमंद, ठीक, जयसमंद। अब इसके देख लेते हैं MCQ। भारत की सभ्यता और संस्कृति का सुंदर नमूना कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी है क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। जोधपुर नगर अपने किस आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर किस लिए प्रसिद्ध है? छतरियों के लिए। उदयपुर मशहूर है किस लिए? महलों के लिए, झीलों के लिए, या इन दोनों के लिए? बताइए। झीलों के लिए। सही गलत देखते हैं आगे। पहला है राजस्थान वीरों की जन्मभूमि है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है राजस्थान संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है, ये भी ठीक है। राजस्थान के पुरुष पगड़ी बांधे लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर वाले होते हैं, ये भी ठीक है, पगड़ी बांधते हैं, लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं। और चौथा है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, बिल्कुल ठीक है। जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। अब देख लेते हैं, ये देखिए भाषा बोध
जो इसके ये प्रश्न हैं ये वाले, ये आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इससे पहले समझिए और लिखिए। देखिए पहला है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, ठीक है। इनको जब हम जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो हो जाएगा हिमालय, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिम का सबसे लास्ट का वर्ण होता है ए, और इसमें आ, ए और आ जोड़ करके बन जाता है बड़ा, है ना, हिमालय। दूसरा है रवि प्लस इंद्र। देखिए रवि का जो लास्ट का वर्ण क्या है, छोटी ई, है ना। रवि का जो लास्ट का वर्ण है, रवि का जो लास्ट का वर्ण है छोटी ई है। इंद्र का शुरू का वर्ण क्या है, छोटी ई है, ठीक है। जब हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका लास्ट का जोड़ेगा, इसका शुरू का जोड़ेगा, ठीक है। ये छोटी है और ये भी छोटी है, तो क्या बन जाएगा जोड़ करके, बड़ी बन जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा रविंद्र, बड़ी रविंद्र, ठीक। आगे देखते हैं। विद्या प्लस आलय, दोनों बड़ा आ हैं, यहाँ प्लस से पहले भी बड़ा और बाद में भी बड़ा, ठीक है। जब आ है तो आ ही रहेगा, विद्यालय, ये हो जाएगा विद्यालय, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक, दोनों तरह से लिख सकते हैं। दया के नीचे हलंत लगा करके इस तरह से दया आधा माना जाएगा। इसमें भी ये जो है दया और ये मिला करके इस तरह से दिया बन जाता है ये, ठीक। आगे देखते हैं। चौथा है देव प्लस इंद्र, ठीक, ये हो जाएगा देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र। इसमें देव का लास्ट का वर्ण है ए, देव व जो व्यंजन होता है उसमें लास्ट में ए लगा रहता है, ठीक है। वह व्यंजन है, इसमें ए है, और इंद्र का शुरू का ई है, ठीक है। तो ये आपके ज़रा समझने से बाहर की बात होगी। ए के बाद में जब ई आता है तो उसका ए बन जाता है, ठीक है। आगे कक्षाओं में आपको ये बात पढ़ाई जाएगी, अभी आप इसको ना समझें ज़्यादा। आगे देखते हैं। ख, ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे प्राचीन, इसमें ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राचीनता, कर लेंगे आप अपने आप। पारंपरिक, इसमें ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा पारंपरिकता। बलिष्ठ में ता जोड़ देंगे, हो जाएगा बलिष्ठता। भारतीय में ता जोड़ देंगे, भारतीयता, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये सारा वर्क आपको अपनी कॉपी पर करनी है, सारी एक्सरसाइज, ठीक। और इसमें मौखिक प्रश्न, वर्ड मीनिंग, ठीक, राइटिंग नहीं करनी है। और जो इसके ये क्वेश्चन रह गए हैं ये आपको बाद में बताए जाएंगे।